दोस्तों, क्या हुआ जब कॉलेज के प्रोफेसर ने छात्रा को ग्रेड्स के लिए ब्लैकमेल किया और लाइब्रेरी में अकेले बुलाकर छेड़ा और उसके साथ किया गंदा काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंसू छलक उठेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। कॉलेज का वातावरण हमेशा से ही ऊर्जा और सपनों से भरा होता है। सुबह के वक्त कैंपस में छात्र छात्राओं की भीड़, दोस्तों के बीच की हंसी मजाक और क्लासरूम से आती आवाजें सब मिलकर एक जीवंत माहौल बना देते थे। यह वही जगह होती थी जहां कोई अपने भविष्य के लिए मेहनत करता तो कोई अपने दोस्ती और रिश्तों की नई कहानियां लिखता। इसी कॉलेज में पढ़ती थी आशा। उम्र लगभग 19 साल, आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर मासूमियत। पढ़ाई में तेज थी और चाहती थी कि वह अपनी मेहनत और लगन से परिवार का नाम रोशन करे। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां गृहिणी। घर का माहौल सादा था, लेकिन उम्मीदें बड़ी। यही वजह थी कि आशा ने हमेशा पढ़ाई में अपना 100% देने की कोशिश की। आशा का सबसे प्रिय विषय अंग्रेजी साहित्य था, लेकिन विडंबना यह थी कि उस विषय का प्रोफेसर डॉक्टर विनय त्रिपाठी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बाहर से देखने पर सम्माननीय कहा जा सकता था। सूटेड ब्यूटेड, तेज तर्रार और कॉलेज के पुराने प्रोफेसरों में गिना जाने वाला। छात्रों के बीच उसकी छवि गंभीर और सख्त टीचर की थी। लेकिन कुछ छात्र छात्राएं अंदर ही अंदर जानते थे कि वह उतना आदर्शवादी नहीं था जितना दिखता था। सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले थे। आशा ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी इंटरनल मार्किंग में नंबर कम कर दिए गए हैं। यह बात उसे बहुत चुभी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मेहनत पर इस तरह पानी फेर दिया जाएगा। रिजल्ट की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगते ही कई छात्र अपनी कॉपियों को चेक करवाने गए। आशा भी गई। वह सीधी प्रोफेसर विनय के कमरे में पहुंची। सर, मेरी इंटरनल मार्किंग कम क्यों की गई है? मैंने सारे असाइनमेंट समय पर जमा किए थे, आशा ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में पूछा। प्रोफेसर विनय ने चश्मा उतारकर उसे घूरा और धीमे स्वर में कहा, आशा, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। मार्क्स सिर्फ मेहनत से नहीं मिलते, कई बार रिश्ते भी बनाने पड़ते हैं। आशा उसके शब्दों का अर्थ तुरंत समझ गई। उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। वह हड़बड़ाकर बोली, सर, मैं आपकी बात समझी नहीं। विनय ने मेज से झुककर उसकी कॉपी उसकी ओर सरकाई और मुस्कुराते हुए बोला, समझ जाओगी समय रहते। देखो, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो थोड़ी नजदीकी बनानी होगी। ये शब्द सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रोफेसर जिसे समाज गुरु मानता है वह तरह की बात करेगा। वह वहां से तुरंत उठकर बाहर आ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन लाइब्रेरी में आशा अपनी किताबें लेकर पढ़ रही थी। तभी उसे एक चिट्ठी मिली, किसी किताब के अंदर रखी हुई। उसमें लिखा था, आज शाम 6 बजे लाइब्रेरी के पीछे के हॉल में मिलना। अगर तुम्हें ग्रेड्स चाहिए तो समझदारी दिखाओ, वरना रिजल्ट में फेल होना तय है। यह चिट्ठी विनय ने ही भेजी थी। आशा ने उसे पढ़ते ही कांपते हाथों से किताब बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुविधा में पड़ गई। अगर वह वहां नहीं जाती तो ग्रेड्स में फेल हो सकती है। अगर जाती तो अपनी इज्जत और सुरक्षा दांव पर लगानी होगी। पूरी रात वह सो नहीं सकी। उसकी मां ने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटी? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन कॉलेज में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन आशा के मन में तूफान मचा हुआ था। उसने तय किया कि वह अकेली ही इस स्थिति का सामना करेगी। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और कैंपस में सन्नाटा फैलने लगा। लाइब्रेरी का वह पिछला हॉल बहुत कम इस्तेमाल होता था। वहां पुराने अखबार और फटी पुरानी किताबें रखी थीं। छत से लटकता पीला बल्ब, टूटी कुर्सियां और अजीब सा सन्नाटा, सब मिलकर माहौल और भी भयावह बना रहे थे। ठीक 6 बजे आशा वहां पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। विनय पहले से ही वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम आओगी, समझदार हो। आशा ने धीमे स्वर में कहा, सर, मुझे सिर्फ अपने ग्रेड्स चाहिए।
बाकी कुछ नहीं। विनय उसकी ओर बढ़ा और बोला, ग्रेड्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें करीब आना होगा। यही असली सौदा है। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। सर, यह गलत है। आप एक शिक्षक हैं और मैं आपकी छात्रा। लेकिन विनय पर जैसे हवस सवार थी। वह और पास आया और फुसफुसाकर बोला, समय पर समझौता कर लो, वरना कल तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगा। आशा के दिल में गुस्सा और डर दोनों उमड़ पड़े। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और सीधा हॉस्टल की ओर भागी। उस रात उसने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। लेकिन सवाल था, क्या कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा? क्योंकि समाज में अक्सर यही होता है कि जब एक लड़की आवाज उठाती है तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आशा ने मन ही मन ठान लिया था, अब की बार यह प्रोफेसर अपनी हदें पार कर चुका है और अब इसे उसकी असलियत दिखानी होगी। उस रात आशा की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। हॉस्टल के कमरे में जब सब लड़कियां गहरी नींद में सो रही थीं, तब वह अकेली खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंधेरी रात और हल्की बारिश की बूंदें उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। उसके कानों में प्रोफेसर विनय की बातें गूंज रही थीं। ग्रेड्स चाहिए तो करीब आओ, यही असली सौदा है। वह सोचती रही कि एक शिक्षक, जिसे गुरु कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी अपने छात्रों को सही राह दिखाने की होती है, वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है। आशा जानती थी कि अगर वह इस सच को किसी के सामने खोलेगी तो उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कॉलेज का माहौल, समाज की सोच और सबसे बढ़कर उसकी अपनी इज्जत। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है। लोग कहते, क्यों गई थी वहां, क्यों अकेली मिली, जरूर लड़की की गलती होगी। यही बातें उसे सबसे ज्यादा डराती थीं। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज गूंज रही थी, अगर तुम चुप रहोगी तो न जाने कितनी और छात्राओं को वही सहना पड़ेगा जो आज तुमने सहा। अगली सुबह आशा ने तय किया कि वह अपनी सबसे करीबी दोस्त नेहा को सब बताएगी। नेहा उसकी क्लासमेट थी और हर राज की साथी भी। दोनों ने पिछले 2 सालों में एक दूसरे को परिवार जैसा मान लिया था। क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन में बैठते ही आशा की आंखें भर आईं। नेहा ने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ? कल से तू बहुत अजीब लग रही है। आशा ने हिम्मत जुटाकर सारी बात कह डाली। कम मार्क्स, ब्लैकमेल, चिट्ठी और लाइब्रेरी का डरावना वाकया। नेहा ने सुनते ही मेज पर जोर से हाथ पटका। ये क्या कह रही है तू? वो गंदा आदमी, उसने तेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। आशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां, और उसने साफ कहा है कि अगर मैंने चुप्पी नहीं साधी तो मेरे ग्रेड्स बर्बाद कर देगा। नेहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नेहा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, देख आशा, चुप रहना अब ठीक नहीं है। हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी कोई हमारी बात मानेगा, वरना यह आदमी अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बना देगा। आशा ने घबराकर कहा, लेकिन सबूत कैसे? वो बहुत चालाक है, और अगर हमें पकड़ लिया तो। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, तू अकेली नहीं है, हम दोनों साथ हैं और जो भी करना होगा सोच समझकर करेंगे। उस दिन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब उन्हें विनय की गंदी करतूतों का सच उजागर करना था। नेहा ने कहा, कल अगर वह फिर तुझे बुलाएगा तो तू जाने का नाटक करना, लेकिन इस बार मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन रखना। उसकी बातें, उसके इशारे सब रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर देखना वह कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं बचेगा। आशा ने डरते डरते सिर हिलाया। उसके दिल में डर था कि कहीं प्रोफेसर को पता न चल जाए, लेकिन यह भी तय था कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं की तो यह सिलसिला और भी लड़कियों के साथ चलता रहेगा। अगले दिन जैसा उम्मीद थी, विनय ने क्लास खत्म होने के बाद आशा को रोका और धीरे से कहा, कल तुम भाग गईं, लेकिन यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज शाम मिलना, वरना रिजल्ट देख लेना। आशा ने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर निकल गई, लेकिन भीतर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत नेहा को फोन किया और योजना पक्की कर ली। शाम को जब लाइब्रेरी का पिछला हॉल फिर से सन्नाटे में डूबा हुआ था, आशा वहां पहुंची। इस बार उसके बैग में किताबों के साथ एक छोटा सा मोबाइल भी था, जिसकी रिकॉर्डिंग उसने पहले ही ऑन कर दी थी। दरवाजा खोलते ही विनय अंदर आया। उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी,
अच्छा हुआ तुम आ गईं। समझदार लड़की हो। अब देखो, तुम्हारे ग्रेड्स चमक उठेंगे। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आशा डर के मारे पीछे हटती रही, लेकिन इस बार वह तैयार थी। वह बोली, सर, मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विनय ने हंसते हुए कहा, इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं। सब लड़कियां जानती हैं कि असली सफलता कैसे मिलती है। तुम भी समझ लो। उसके ये शब्द मोबाइल में साफ रिकॉर्ड हो रहे थे। आशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चाहती थी कि रिकॉर्डिंग पूरी हो ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। इसी बीच विनय ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। आशा ने जोर से हाथ छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाई, बस सर, अब बहुत हो गया। वह वहां से भागी और सीधा नेहा के पास पहुंची। दोनों ने रिकॉर्डिंग चेक की। आवाज साफ थी। विनय के गंदे इरादे और ब्लैकमेल की बातें उसमें साफ सुनाई दे रही थीं। नेहा ने कहा, अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। कल सुबह हम ये रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल के सामने पेश करेंगे। लेकिन आशा का मन अभी भी कांप रहा था। नेहा, अगर प्रिंसिपल ने भी हमारी बात नहीं मानी तो? अगर कॉलेज ने हमें ही दोषी ठहरा दिया तो? नेहा ने उसका कंधा थपथपाया। डर मत, अब तेरे पास सच है, सबूत है। और जब सच बोलने वाला डरना छोड़ देता है तो सबसे बड़ा झूठा भी धराशायी हो जाता है। उस रात पहली बार आशा को लगा कि वह सही रास्ते पर है। डर अभी भी था, लेकिन उसके भीतर एक अलग सी ताकत भी जाग चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब वह चुप नहीं बैठेगी। सुबह का सूरज उग चुका था। कॉलेज कैंपस में हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन आशा और नेहा के दिलों में एक अलग ही तूफान चल रहा था। हाथों में मोबाइल फोन, जिसमें प्रोफेसर विनय की गंदी करतूतों की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। दोनों बार बार उसे सुनती ताकि भरोसा हो सके कि आवाज साफ और ठोस सबूत है। आज उन्हें फैसला लेना था, या तो सच को सामने लाना है या हमेशा के लिए चुप्पी साध लेनी है। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज हम प्रिंसिपल सर से मिलेंगे, चाहे जो हो। अब यह गंदगी और नहीं चलनी चाहिए। आशा ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो। दोनों सीधी प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। दरवाजा खटखटाकर अंदर गईं। प्रिंसिपल शर्मा जी अपने डेस्क पर बैठे फाइलें देख रहे थे। गंभीर और सख्त चेहरे वाले शर्मा जी कॉलेज में अपने अनुशासन और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हाँ, बताओ बच्चियों, क्या बात है? उन्होंने चश्मा उतारकर दोनों की ओर देखा। नेहा ने पहले बोलना शुरू किया। सर, हमारे पास बहुत गंभीर शिकायत है। यह कॉलेज की इज्जत और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। शर्मा जी चौकन्ने हो गए। गंभीर शिकायत? किसके खिलाफ? आशा का गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। नेहा ने उसकी ओर देखा और फिर सीधे कह दिया, सर, यह शिकायत प्रोफेसर विनय त्रिपाठी के खिलाफ है। यह सुनते ही शर्मा जी का चेहरा कठोर हो गया। क्या कह रही हो तुम? वो तो हमारे सीनियर फैकल्टी में से हैं। किस बात की शिकायत है? आशा ने कांपते हुए मोबाइल आगे बढ़ाया। सर, उन्होंने मुझे ग्रेड्स के नाम पर ब्लैकमेल किया और अकेले बुलाकर छेड़ने की कोशिश की। यह देखिए, सबूत है। शर्मा जी ने मोबाइल लिया और रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया। ग्रेड्स चाहिए तो नजदीकी बनानी होगी। असली सौदा यही है। आवाज साफ थी, पहचानने में कोई शक नहीं था। शर्मा जी का चेहरा गंभीर होता चला गया। उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी सुनी और फिर कुर्सी पर टिककर गहरी सांस ली। यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन बच्चियों, क्या तुम जानती हो कि इसका असर कितना बड़ा होगा? कॉलेज की साख, तुम्हारा भविष्य, सब दांव पर लग सकता है। आशा ने रोते हुए कहा, सर, मेरा भविष्य तो वह वैसे भी बर्बाद करने पर तुला था, लेकिन मैं चुप रह जाती तो न जाने कितनी और लड़कियां शिकार बनती। शर्मा जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन ऐसे मामलों में कॉलेज प्रबंधन भी, स्टाफ यूनियन और यहां तक कि बाहरी लोग भी दबाव डाल सकते हैं। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? नेहा ने तुरंत कहा। हां सर, हम तैयार हैं। शर्मा जी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस मामले को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखूंगा, लेकिन याद रखो, यह आसान नहीं होगा। प्रोफेसर विनय चालाक और प्रभावशाली है। वह तुम्हें बदनाम करने की भी कोशिश कर सकता है। दोनों लड़कियां बाहर निकलीं तो उनके कदम भारी थे।
लेकिन एक राहत भी थी कि अब बात सिर्फ उनके बीच नहीं रह गई थी। अगले दिन कॉलेज में हलचल मच गई। खबर धीरे धीरे फैल रही थी कि किसी छात्रा ने प्रोफेसर विनय के खिलाफ शिकायत की है। कुछ छात्राएं फुसफुसा रही थीं, कुछ लड़के मजाक उड़ा रहे थे। अरे, यह वही आशा है ना? जरूर उसने खुद ही चक्कर चलाया होगा और अब ड्रामा कर रही है। हाँ भाई, आजकल की लड़कियां खुद फंसती हैं और फिर रोना धोना करती हैं। ये बातें आशा के कानों तक पहुंची। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सच बोलने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है, लेकिन अगर मैंने हार मान ली तो यह लड़ाई बेकार हो जाएगी। शाम को जब डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें प्रिंसिपल, 2 वरिष्ठ प्रोफेसर और कॉलेज मैनेजमेंट का एक सदस्य मौजूद थे। सामने कुर्सी पर आशा और नेहा बैठी थीं। दूसरी तरफ प्रोफेसर विनय अपने वकील जैसे चेहरे और ठंडी मुस्कान के साथ बैठा था। शर्मा जी ने कहा, प्रोफेसर विनय, आपके खिलाफ गंभीर आरोप है। छात्रा आशा ने आपके द्वारा किए गए ब्लैकमेल और छेड़खानी के सबूत पेश किए हैं। विनय ने हंसते हुए कहा, सर, यह सब बकवास है। एक छोटी सी लड़की अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा कॉलेज की शान बढ़ाई है। आशा का खून खौल उठा। झूठ बोल रहे हैं आप। यह रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आवाज साफ थी, लेकिन विनय ने तुरंत चालाकी दिखाई। सरगे, यह रिकॉर्डिंग नकली हो सकती है। आजकल तकनीक इतनी बढ़ गई है कि कोई भी आवाज मिक्स कर सकता है। यह लड़की और उसकी दोस्त ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हो गए। एक प्रोफेसर ने धीरे से कहा, सर, हमें पूरी जांच करनी चाहिए। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। आशा को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। सच होते हुए भी झूठ ताकतवर लग रहा था। मीटिंग स्थगित कर दी गई और कहा गया कि आगे की जांच होगी। रात को आशा फिर टूट गई। नेहा, मैंने सोचा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता है वो सबूत भी काफी नहीं है। सब उसे बचाने पर तुले हुए हैं। नेहा ने गुस्से में कहा, तो हम और सबूत इकट्ठा करेंगे। उसका सच एक दिन सबके सामने आएगा। वह जितना चालाक है उतना ही घमंडी भी, और यही उसकी हार बनेगी। आशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक आग भी जल चुकी थी। अब यह सिर्फ उसके ग्रेड्स या करियर का सवाल नहीं था, यह न्याय और अन्याय की लड़ाई बन चुकी थी। उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। दिन गुजरते गए और कॉलेज का माहौल पहले से ज्यादा उलझन भरा हो गया। कुछ शिक्षकों और छात्रों ने प्रोफेसर विनय के पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी थी, उनके इतिहास, पद और प्रतिष्ठा के नाम पर। सोशल मीडिया पर भी बातें चलने लगीं। कुछ लोग आशा पर कटघरे में खड़े कर रहे थे, कुछ सहानुभूति जता रहे थे। कॉलेज की छवि को लेकर प्रबंधन भी घबरा रहा था। प्रोफेसर विनय ने अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी थी। वह वरिष्ठों से मिला थे, कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ बातचीत हुई, और धीरे धीरे कुछ फैकल्टी में उसके लिए सहानुभूति पैदा हो गई। उसने अपने समर्थकों के जरिए यह बात फैलवाई कि आशा और नेहा केवल बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। एक तरह का केनंपस ड्रामा। आशा के लिए यह सब और ज्यादा मुश्किल हो गया। कुछ सहपाठी तो सामने आकर उसके बारे में उंगलियां उठाने लगे। फोन पर अश्लील संदेश भेजने, सोशल मीडिया पर अफवाहें और छेड़छाड़। सबने उसकी दिनचर्या और आत्मविश्वास पर हमला किया। घर पर भी माहौल बदलता जा रहा था। उसके पिता परेशान थे, मां रोती रहती थी, लेकिन नेहा और कुछ कुछ भरोसेमंद दोस्तों ने आशा का साथ नहीं छोड़ा। नेहा ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, सच का पीछा करना ही हमारा काम है। दोनों ने सोचा कि केवल रिकॉर्डिंग ही काफी नहीं थी, उन्हें और ठोस सबूत चाहिए थे जो किसी भी तरह की तकनीकी प्रामाणिकता की दलील का सामना कर सकें। इसलिए उन्होंने तय किया कि लाइब्रेरी के उस हॉल और प्रोफेसर के कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाए। यह मांग आसान नहीं थी, क्योंकि कई जगहों पर कैमरे न लगाने का बहाना बनाया गया था। लेकिन नेहा ने हिम्मत दिखाई और प्रिंसिपल शर्मा से फिर मिलकर कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी उपलब्ध रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं। प्रिंसिपल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर कॉलेज की कुछ जगहों पर कैमरा नहीं है। फिर भी मैं सुरक्षा स्टाफ से बात करूंगा। अगली बार जब कॉलेज के सेफ्टी चीफ से बात हुई तो साफ हुआ कि लाइब्रेरी के पीछे वाले हॉल में एक पुराना कैमरा था।
जो अक्सर विफल रहता था, और प्रोफेसर की कुछ बैठकों के लिए उसके पास निजी असिस्टेंट के पास कुछ ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेज भी थे। यह एक सुराग जरूर था। नेहा और आशा ने कुछ कदम और बढ़ाए। उन्होंने कॉलेज के कंप्यूटर विभाग से विनय द्वारा भेजे गए ईमेल्स और असाइनमेंट रिकॉर्ड्स की कॉपियां मांगी। इसके अलावा उन्होंने लाइब्रेरी के पुराने रजिस्टर और वहां आने जाने वाले लोगों की सूची भी देखनी चाहिए। हर जगह पर विनय ने अपनी छवि बचाने की कोशिश की। उसने कुछ छात्रों को पैसा देकर और कुछ को अपनी तरफ जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। लेकिन विनय की चालों में एक कमजोरी थी, उसकी गर्वीली फितरत। उसने कई बार खुद ही कमियां कर दी थीं। कहीं उसने किसी छात्रा के सामने आधिकारिक तौर पर अनचाही तारीफें कर दी थीं, कहीं उसने लाइब्रेरी के पुरानी कुर्सियों के नीचे कुछ रख छोड़ा था। छोटे छोटे ऐसे संकेत धीरे धीरे सबूत बनते चले गए। एक दिन आशा और नेहा को लाइब्रेरी के हॉल में रखी एक पुरानी डायरी मिल गई, शायद किसी पढ़ने वाले छात्र की। उसमें अनजाने में लिखे कुछ नोट्स थे जिनमें विनय के संदिग्ध टिप्पणियों का जिक्र था। यह डायरी किसी तीसरे व्यक्ति की थी। एक नाम लिखा हुआ था, संदीप। नेहा ने पूछा, संदीप कौन है? आशा ने कहा, मैंने उसे देखा है, वो लाइब्रेरी में अक्सर आता था। दोनों ने मिलकर संदीप को खोज निकाला। संदीप एक पीएचडी स्टूडेंट था जो रात में लाइब्रेरी में रिसर्च करता था। उसने सुरक्षात्मक रूप से कहा, मैंने जो लिखा था वो उस समय की बेचैनी थी। मुझे वाकई कुछ अजीब लगता था। मैंने देखा था कि प्रोफेसर कुछ लड़कियों से अलग तरह की बातें करते हैं, पर मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पाया। संदीप ने आगे बताया कि उसने उस शाम भी देखा था कि आशा और प्रोफेसर के बीच कुछ बात चली थी और उसने लाइब्रेरी के कपाट बंद होते देखे थे। पर उसे लगा कि यह कोई सामान्य बातचीत है, इसलिए उसने दखल नहीं दिया। यह गवाही महत्वपूर्ण थी क्योंकि संदीप का प्रमाण ज्यादा वैध माना जा सकता था। एक स्वतंत्र तीसरा गवाह। इसी बीच कंप्यूटर विभाग ने एक चेतावनी दी। प्रोफेसर के ऑफिस से कुछ ईमेल्स और चैट्स मिले हैं जिनमें उसने कुछ छात्राओं को व्यक्तिगत निमंत्रण और कुछ संदिग्ध संदेश भेजे थे। कुछ संदेशों में कमीशन या फेवर का जिक्र था, कुछ में रिजल्ट और असाइनमेंट के बारे में चेतावनी। यह डिजिटल सबूत अब और अधिक ठोस रूप ले रहा था। नेहा ने तुरंत इन फाइलों की कॉपी बनवाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लिया। लेकिन विनय भी खाली हाथ बैठा नहीं था। उसने कुछ वरिष्ठ फैकल्टी से मिलकर कहा कि यह सब उसकी बदनामी की साजिश है। उसने कॉलेज के कुछ बाहरी संपर्कों का सहारा लिया ताकि मामले को नरम कर दिया जाए। वहीं कुछ दिनों में सामाजिक दबाव और अफवाहों के कारण आशा के घर में भी माहौल बिगड़ गया। पड़ोसी, रिश्तेदार और कुछ मित्रों ने उसके परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। यह सब देखकर आशा की मां टूटने लगी, पर पिता ने बेटी का साथ दिया। उसने कहा, बेटी, तुम सच बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह समर्थन आशा के लिए जीवनदायिनी बन गया। धीरे धीरे कॉलेज के भीतर कुछ और छात्राओं ने भी हौसला दिखाया और कहा कि उन्होंने भी प्रोफेसर की अनुचित हरकतें देखी हैं। ये बयान अब अकेले आशा की बात नहीं रहे, यह एक पैटर्न बनता जा रहा था। प्रिंसिपल शर्मा ने डिसिप्लिनरी कमेटी को कहा कि अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बाहरी जांच एजेंसी और कानूनी मदद ली जाए। यह वह मोड़ था जब आशा को एहसास हुआ कि अब केवल उसकी लड़ाई नहीं रही, यह कई बेटियों की आवाज बन गई थी। उसे डर अब भी था, पर अब वह अकेली नहीं थी। सबूतों की श्रृंखला बन चुकी थी। रिकॉर्डिंग, ईमेल्स, डायरी, गवाह और सीसीटीवी के टुकड़े। अब यह सब मिलकर एक मजबूत केस बना रहे थे। विनय की चालें जितनी तेज थीं, सच उतना ही ज्यादा पक रहा था और आशा ने ठान लिया था कि इस सच्चाई को किसी भी कीमत पर उजागर करेगी। लाइब्रेरी की उस काली रात के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कॉलेज का माहौल ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अदृश्य तनाव सभी के बीच पसरा हुआ था। आशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी हंसी, सब जैसे कहीं खो गया था। पर भीतर कहीं एक चिंगारी अभी भी जिंदा थी। यही चिंगारी उसे प्रोफेसर विनय के खिलाफ खड़ा होने का साहस देने वाली थी। विनय ने सोचा था कि आशा डरकर चुप रह जाएगी। उसकी धमकियां, तुम्हें कोई नहीं मानेगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, उसके कानों में गूंजती रहती थीं। लेकिन अब आशा समझ चुकी थी कि डर कर जीना
मौत से भी बदतर है। हर रात जब वह आईने में खुद को देखती तो उसे अपना टूटा हुआ चेहरा नहीं बल्कि भीतर का संघर्ष दिखाई देता। प्रिंसिपल द्वारा समिति की बैठक बुलवाई गई। उसने सोचा कि एक कमजोर छात्रा उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले की गई उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज, उसकी हरकतें सबके सामने उजागर हो गईं। विनय ने चीखते हुए सफाई दी, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबूत इतने स्पष्ट थे कि बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। आशा वहां बैठी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने कहा, आज मैं सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि उन सब लड़कियों की आवाज बनकर खड़ी हूं जिन्हें आपने डराकर चुप करा दिया। अब आपकी खामोशी का राज खत्म हो चुका है। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और विनय को निलंबित कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। अब खेल कॉलेज की दीवारों से बाहर निकल चुका था। विनय बुरी तरह बौखला गया। उसे लगा कि उसका करियर, उसकी इज्जत और उसका रुतबा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसकी अपनी फैकल्टी के लोग भी उसके खिलाफ हो गए। सबको एहसास हो गया था कि उनकी आंखों के सामने बरसों से गंदगी पल रही थी। आशा की हिम्मत ने कई और छात्राओं को भी आवाज उठाने का हौसला दिया। धीरे धीरे विनय के और भी काले राज सामने आने लगे। कई छात्राओं ने गुप्त रूप से प्रशासन को शिकायतें भेजीं। अब यह साफ हो चुका था कि विनय सिर्फ एक बार का गुनहगार नहीं, बल्कि एक आदतन शिकारी है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जब उसे हथकड़ियों में ले जाया गया तो पूरा कॉलेज देख रहा था। जो प्रोफेसर कल तक मंचों पर खड़ा होकर आदर्श और नैतिकता की बातें करता था, वही अब अपराधी की तरह भीड़ के बीच से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर शर्म से ज्यादा गुस्सा और डर था। उस पल आशा को लगा कि उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया है। उसने जो दर्द झेला था वो मिट तो नहीं सकता, लेकिन न्याय की ओर बढ़ता हर कदम उसके घाव पर मरहम जैसा था। रात को जब वह हॉस्टल के कमरे में लौटी तो उसने आसमान की ओर देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया है। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अब कोई और लड़की अकेली नहीं रहेगी। हम सबकी आवाज अब मिलकर गूंजेगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें गहराई थी। यह सिर्फ आशा की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस आवाज की जीत थी जिसे कभी दबा दिया गया था। और अब प्रोफेसर विनय का साम्राज्य ढह चुका था। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद पूरा कॉलेज हलचल में था। छात्रों के बीच कानाफूसी चल रही थी। कोई हैरान था, कोई दुखी, तो कोई राहत महसूस कर रहा था कि आखिरकार सच्चाई बाहर आ गई। वर्षों से जो शिकार हुआ था, अब उसका शिकारी सलाखों के पीछे था। लेकिन आशा जानती थी कि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। असली परीक्षा अदालत में होने वाली थी। अदालत की सुनवाई शुरू हुई। पहली बार जब विनय को न्यायालय में लाया गया, उसकी वही आंखें जो कभी छात्राओं पर शिकारी की तरह टिका करती थीं, अब झुकी हुई थीं। उसने कोशिश की कि अपने रसूख और वकीलों की ताकत से मामला पलट दे। उसके वकील ने दलील दी कि यह सब एक साजिश है, एक प्रतिशोध है। लेकिन आशा के पास जो सबूत थे, वे किसी भी झूठ को तोड़ने के लिए काफी थे। आशा ने गवाही देने से पहले गहरी सांस ली। अदालत में खड़े होकर उसने सारी सच्चाई बयान की। किस तरह विनय ने पहले उसे अच्छे ग्रेड्स का लालच दिया, फिर डराया धमकाया और आखिरकार लाइब्रेरी की उस रात उसने जो किया वह सब साफ साफ बता दिया। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन आवाज में सच्चाई की ताकत थी। जज ध्यान से सब सुन रहे थे। फिर रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई गई। विनय की अपनी आवाज में निकले शब्द अदालत की चार दीवारी में गूंज उठे। जो कभी बंद दरवाजों के पीछे कहा गया था, वही अब खुले मंच पर उसकी कब्र खोद रहा था। अगर ग्रेड्स चाहिए तो तुम्हें समझौता करना होगा। ये लाइन सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। विनय ने बेतहाशा कोशिश की, ये एडिटेड है, ये षड्यंत्र है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि रिकॉर्डिंग असली है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और छात्राएं सामने आईं। किसी ने गवाही दी कि कैसे विनय ने उन्हें इंटर्नशिप के नाम पर परेशान किया था। किसी ने बताया कि वह परीक्षा पास कराने के लिए किस तरह शारीरिक संबंध का दबाव डालता था।
हर गवाही उसके गुनाह की एक नई परत खोल रही थी। मुकदमा लंबा चला। हर तारीख पर आशा को मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना पड़ता। कई बार वह टूट जाती, रो पड़ती, लेकिन उसके साथ उसकी दोस्त नेहा हमेशा खड़ी रही। समाज के डर, बदनामी और सवालों के बीच भी आशा ने हार नहीं मानी। आखिरकार महीनों की सुनवाई के बाद वह दिन आ ही गया। अदालत में भारी भीड़ थी। सबकी नजरें जज पर थीं। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत के सामने प्रस्तुत सबूतों, गवाहों और रिकॉर्डिंग की जांच के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रोफेसर विनय ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने छात्राओं को ब्लैकमेल किया, शोषण किया और उनके भविष्य को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज और शिक्षा जगत पर एक कलंक है। इसलिए अदालत अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे कठोर कारावास की सजा सुनाती है। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि जीत के थे। विनय को पुलिस ने ले जाकर जेल की ओर रवाना किया। उसका सिर झुका हुआ था। जिस अहंकार और रुतबे पर वह हमेशा इतराता था, वह आज धूल में मिल चुका था। आशा धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर कॉलेज की कई लड़कियां और छात्र खड़े थे। सबने उसे घेर लिया। किसी ने कहा, तुम्हारी वजह से हम सब आज खुलकर सांस ले पा रहे हैं। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें भी आवाज उठाने का साहस दिया। उस पल आशा को लगा कि उसकी तकलीफ बेकार नहीं गई। उसने जो झेला था, वह अब न जाने कितनी और लड़कियों को बचा सकता है। उस रात हॉस्टल में लौटकर उसने डायरी में लिखा, आज मैं जीत गई, लेकिन यह मेरी नहीं, उन सब की जीत है जिन्हें कभी चुप करा दिया गया था। अगर एक आवाज उठे तो सैकड़ों आवाजें उसके साथ जुड़ जाती हैं, और जब आवाजें मिलती हैं तो सच को दबाया नहीं जा सकता। वह खिड़की के पास गई। बाहर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी आसमान को लाल कर रही थी। आशा ने महसूस किया कि जैसे उसकी जिंदगी का अंधेरा अब खत्म हो रहा है और एक नया सवेरा उसके सामने है। अगले दिन कॉलेज में आधिकारिक घोषणा हुई। विनय को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और कॉलेज में महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष सेल बनाया जा रहा है। आशा ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, यह हर उस लड़की के लिए थी जो चुपचाप सहती रही। अब वक्त आ गया है कि हम डरना बंद करें और अपनी आवाज को हथियार बनाएं। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला, और यही हमारी जीत है। भीड़ में गूंजते तालियों के बीच आशा ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर अब कोई डर नहीं बचा है, सिर्फ हिम्मत है, और हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत है। इस तरह कहानी का अंत होता है, जहां अन्याय हारता है और साहस जीतता है।